Dear student, Assalamu alaikum. This lecture is for class 7th. In this lecture, we will discuss about fundamental rights. Okay, this topic is part of your week subject, chapter number 3rd. So please open your book at page number 9. अब इस फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इसका एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट डू वी मीन बाय फंडामेंटल राइट, तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा डिटेल से बताना चाहता हूँ। फंडामेंटल राइट्स यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स, और इसकी जो डिटेल्स है यानी बेसिकली वी हैव 6 fundamental rights and it is explained it under article 12 to article 35. तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है? व्हाई फंडामेंटल राइट, व्हाई दीज राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स? तो सबसे पहले देखो कि ये जो राइट्स हैं यानी कि फंडामेंटल राइट्स ये बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नीड फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, यानी एक इंडिविजुअल की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स का होना बहुत ज़रूरी है। यानी विदाउट इट, यानी इसके बगैर कोई भी इंडिविजुअल एक डिग्निफाइड मैनर में एक डिग्निफाइड लाइफ सर्वाइव या एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। सो This right are called fundamental rights. Okay. अब इसके अलावा और इसका और क्या मकसद है? यानी सबसे पहले बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट इज इम्पोर्टेंट टू सिक्योर पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। यानी एक इंडिविजुअल की जो पॉलिटिकल फ्रीडम होनी चाहिए, इसकी सिक्योरिटी के लिए, इसकी सेफगार्ड के लिए फंडामेंटल राइट्स का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, लेट अस रीड इट फ्रॉम आवर बुक, चैप्टर नंबर 3, टॉपिक इज फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो इस लेक्चर में हम फिलहाल फंडामेंटल राइट्स को ही पढ़ेंगे और ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। We have read the preamble of Constitution of India, which enshrines the ideals of democracy, socialism and secularism. To achieve these commitments, the Constitution of India provides fundamental rights, fundamental duties and directive principles of state policy. देखो कि हमने मतलब प्रेम्बल में हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो प्रेम्बल है इसमें मतलब आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म इसके बारे में हमने पढ़ा, और इन सारे जो आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं इसको अचीव करने के लिए ये जो सारे कमिटमेंट्स हैं यानी इनको अचीव करने के लिए आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड अस फंडामेंटल राइट्स as well as fundamental duties, and there are few directive principles of state also. तो fundamental rights होते क्या हैं? Fundamental rights are very essential for good life and self development. देखो मतलब मैंने पहले ही बताया कि एक इंडिविजुअल को एक डिग्निफाइड लाइफ मतलब अपना लाइफ एक डिग्निफाइड तरीके से जीने के लिए राइट्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पे भी कहते हैं कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान की सेल्फ डेवलपमेंट के लिए राइट्स का होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री प्रोवाइड्स सच राइट्स टू इट्स सिटीजन विच आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। यानी हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते यानी कुछ ऐसे राइट्स अपने नागरिकों को, अपने शहरियों को देते हैं जिसको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। द प्रोविजन ऑफ पार्ट 3 of our constitution, which enumerates the fundamental rights, are more elaborate than those of any other existing written constitution of the world. यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो पार्ट 3 है यानी उस जिसमें जो फंडामेंटल राइट्स की जो डिटेल्स दिया गया है वो एज कंपेयर टू यानी
अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, वो एक बिल्कुल यानी डिटेल तरीके से वहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड कवर ए वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, और उसमें बहुत सारे टॉपिक्स को यानी कवर किया हुआ है कि व्हाट एक्चुअली फंडामेंटल डील्स विद, यानी फंडामेंटल राइट जो हैं वो किन किन चीज़ों के साथ डील करते हैं, उसको बिल्कुल एक्सप्लेनली आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक उसमें डिटेल से दिया हुआ है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन itself classifies the fundamental rights under 6 group as follows, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स को 6 ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स को 6 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें राइट टू इक्वालिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और जो छठा राइट्स है इट इज कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम यानी एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट वी मीन बाय राइट टू इक्वालिटी, यानी हमारे लिए राइट टू इक्वालिटी क्या है, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट टू इक्वालिटी। इन इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी से हम क्या समझते हैं, क्योंकि दिस राइट इज फॉर अस, तो हमें ये समझ आना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि राइट टू इक्वालिटी होता क्या है। द राइट टू इक्वालिटी इज फॉर ऑल सिटीजन, एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर लॉ, यानी राइट टू इक्वालिटी हर नागरिक के लिए होते हैं, मतलब इट इज फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर लॉ, यानी यहाँ पे कहते हैं कि जितने भी शहरी हैं यानी एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने हर कोई नागरिक यानी जिसको हम सिटीजन कहते हैं वो क्या है, इक्वल है। इट मीन्स दैट लॉ मेक्स नो डिस्टिंक्शन अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन द बेस ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स और रिलीजन, ऑल आर इक्वली प्रोटेक्टेड बाय लॉ। ये देखो, कानून के सामने हर कोई बराबर है, इसका क्या मतलब है, यानी इसका मतलब ये है कि देखो कानून के नज़र में यानी कानून किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं ऑन द बेस ऑफ कास्ट को लेके, रेस, सेक्स, रिलीजन, यानी इन चीज़ों को लेके, इन चीज़ों को बैकग्राउंड, इन चीज़ों का सहारा लेके हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी के साथ इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, यानी all are equally protected by law, यानी हर किसी को यानी हर सिटीजन्स को प्रोटेक्शन मिलते हैं थ्रू दिस लॉ। However, state can make some special laws for the upliftment of women, children, scheduled castes and scheduled tribes and those classes who are socially and educationally backward। लेकिन देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे एक किस्म की डिस्टिंक्शन हो रहे हो, मतलब जो यहाँ पे कहते हैं कि स्टेट कैन मेक सम स्पेशल लॉज, यानी स्टेट कुछ स्पेशल लॉज बना सकते हैं, किस लिए, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी वुमेन को अपलिफ्टमेंट करने के लिए, चिल्ड्रंस की अपलिफ्टमेंट करने के लिए, यानी चिल्ड्रंस को एम्पावर करने के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को अपलिफ्ट करने के लिए, एंड दोज क्लास हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, और वो क्लासेस यानी वो तबका जो समाजी तौर पे या एजुकेशनली तौर पे वो बैकवर्ड हो, उन एरियाज़ की अपलिफ्टमेंट के लिए, यानी उन एरियाज़ की उन इंडिविजुअल्स की डेवलपमेंट के लिए स्टेट कैन मेक लॉ, स्टेट कैन मेक सम स्पेशल लॉज, यानी स्टेट कुछ स्पेशल लॉज बना सकते हैं। The Constitution has abolished the practice of untouchability. Thus, untouchability is now punishable by law. Our Constitution has also abolished titles except the military and academic ones. देखो, यानी पूरे समाज में इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, जो अनटचेबिलिटी का जो कंसेप्ट था, यानी पुराने ज़माने में एक सिस्टम था कि जो हमारे लोग होते हैं वो दूसरों को अछूत माना जाते हैं और उनके साथ एक अलग किस्म की बिहेव करते थे, यानी उनको अपने मतलब
they are not allowed to enter in temples, they are not allowed to use public toilets and hand pumps etc. सो इससे क्या होते हैं कि वो यानी जो अपने मतलब फेलो जो मेंबर होते हैं सोसाइटी में, यानी वो उनके साथ एक सही बिहेव नहीं करते थे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, उस सिस्टम को, यानी उस जो कंसेप्ट था एक अनटचेबिलिटी का, उस अनटचेबिलिटी कंसेप्ट को डिलीट किया गया। तो ये था राइट टू इक्वालिटी। अब जो नेक्स्ट जो राइट है फंडामेंटल राइट, यानी उसको कहते हैं राइट टू फ्रीडम। यानी राइट टू फ्रीडम क्या होते हैं? राइट टू फ्रीडम गारंटी 6 फ्रीडम्स ए सिटीजन कैन। यानी राइट टू फ्रीडम में हमें और 6 राइट्स मिलते हैं, और 6 बेसिक फ्रीडम राइट्स मिलते हैं। वो है एक्सप्रेस हिज थॉट फ्रीली, यानी राइट टू फ्रीडम में आप अपने व्यूज़ को बिल्कुल फ्रीली शेयर कर सकते हैं। असेंबल एंड होल्ड पब्लिक मीटिंग विदाउट आर्म्स, यानी कहीं भी आप गैदरिंग हो सकते हैं, कहीं भी आप पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, और विदाउट एनी आर्म्स एंड एम्यूनेशन, यानी हथियार के बगैर आप कहीं भी अपनी डिमांड्स को लेके, अपनी जो जेन्युइन डिमांड्स होते हैं उसको लेके आप गैदरिंग कर सकते हैं और वहाँ पे मीटिंग बुला सकते हैं। फॉर्म एनी एसोसिएशन और यूनियन, यानी आप यूनियन बना सकते हैं, आप एसोसिएशन बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अभी हमारे मतलब मार्केट्स में जो शॉपकीपर्स होते हैं वो अपना शॉपकीपर मतलब जो एसोसिएशन बनाते हैं, वो अपनी मतलब डिमांड्स को गवर्नमेंट तक रखने के लिए वो अपना एसोसिएशन बनाते हैं। वहाँ पे वो लोग अपना प्रेसिडेंट्स और दूसरे मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। जो टैक्सी यूनियन होते हैं, इसी तरह हमारा स्टूडेंट्स यूनियन होते हैं। तो इस तरह की आप यूनियंस बना सकते हैं। मतलब अंडर दिस राइट यू कैन फॉर्म एनी एसोसिएशन और यूनियन। मूव फ्रीली और गो टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया। देखो कि इस राइट के द्वारा मतलब अंडर दिस राइट टू फ्रीडम आप हिंदुस्तान के कहीं भी पार्ट मतलब कहीं भी स्टेट में आराम से जा सकते हैं, और लिव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, यानी हिंदुस्तान के आप कहीं भी स्टेट में आप रह सकते हैं और वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। टेक अप एनी जॉब और ट्रेड एनीवेयर इन इंडिया, हिंदुस्तान में आप कहीं भी मतलब कोई भी जॉब और ट्रेड कर सकते हैं। बट दिस फ्रीडम आर रेस्ट्रिक्टेड इन एक्सेप्शनल केसेस। देखो मतलब अब यहाँ से पता चलता है कि मतलब जो राइट्स हमारे लिए अवेलेबल हैं, यानी उन पे रिस्ट्रिक्शंस भी है। मतलब कब? इन सम एक्सेप्शनल केसेस, एक्सेप्शनल केस में आपसे ये राइट छीन भी सकते हैं। यानी अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम कैन कॉज लॉलेसनेस। रूल एंड रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर को सस्टेन रखने के लिए यानी जब ज़रूरत पड़े तो हम इन यानी हमारी गवर्नमेंट्स इन लॉज को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे ही आपके राइट्स कोई भी छीन नहीं सकते हैं। कोई ख़तरा हो, इन सिचुएशन में आपके ये राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन आयद हो सकता है। सो द स्टेट इज एम्पावर्ड टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दीज राइट्स। नेक्स्ट आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये क्या है? दिस राइट इंटेंड्स टू प्रोटेक्ट वुमेन, चिल्ड्रन एंड पुअर अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यानी ये जो राइट्स हैं इट इज़ पर्टिकुलरली फॉर वुमेन, चिल्ड्रन एंड द पुअर, ताकि उनको एक्सप्लॉयट होने से बचा सकें। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। देखो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी ह्यूमन बींग्स कोई ख़रीद और फरोख्त उसको क्या करते हैं? प्रोहिबिट करते हैं। यानी आप किसी भी मतलब बच्चे को दूसरे को फ़रोख्त नहीं कर सकते हैं, या किसी भी शख्स से आप उसका बच्चा छीन नहीं सकते हैं, या उसे ख़रीद नहीं सकते हैं, या आप अपने बच्चा दूसरे को बेच भी नहीं सकते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर्स आर प्रोहिबिटेड। जो फोर्स्ड लेबर होते हैं उस पर भी पाबंदी आयद है, जैसे कि चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर। यानी चाइल्ड लेबर को भी
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, यानी इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. The Constitution also states that children under the age of 14 years should not be employed factories or mines or any other hazardous jobs. यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमें बताते हैं कि जो भी मतलब बच्चे बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स उनको कहीं भी फैक्ट्रीज या माइंस में उनसे हम काम नहीं ले सकते हैं, और एनी अदर हज़ार्डियस जॉब, और कहूँ दूसरी मतलब जगह जो उनकी मतलब ज़िंदगी के लिए ख़तरा होगा, तो उन जगहों पे हम मतलब उन जगहों पे उनसे काम नहीं ले सकते हैं. चिल्ड्रन आर द एसेट्स ऑफ आवर सोसाइटी. यानी चिल्ड्रंस आर कंसिडर्ड एज द एसेट ऑफ आवर सोसाइटी. They should have the opportunity to get educated and enjoy a happy childhood. देखो भाई, मतलब क्यों इतनी रिस्ट्रिक्शन आयद की गई हैं, मतलब चाइल्ड लेबर को क्यों स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशन माना जाता है. हमारा नेशन चाहते हैं कि एवरी सिटीजन शुड बी एजुकेटेड और एवरी चाइल्ड शुड एंजॉय हिज चाइल्डहुड happily. It is therefore essential for the government to prevent such exploitation. इसीलिए यानी it is the duty of the government to prevent children from any such kind of exploitation. और next आते हैं right to freedom of religion. यानी right to freedom of religion से क्या मतलब है. India is a secular country. We have freedom of religion. यानी ये हमने पहले ही हमने डिस्कस किया हुआ है कि मतलब सेक्युलरिज्म which is part of our preamble. तो इसमें हमने पढ़ा कि इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री जहाँ पे हर किसी मज़हब के लोगों को यानी अपनी दे हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ वर्शिप. एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वर्शिप, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट हिज हर ओन रिलीजन. यानी हर सिटीज़न को अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए, अपने रिलीजन के प्रोपोगेट के लिए मतलब ये राइट दिया गया है. यानी every citizen has the right to worship, practice and propagate his her own religion. हर कोई सिटीज़न अपनी मज़हब को अपने हिसाब से प्रोपोगेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. All religion are equal and no particular religion will be given preference over the other. Right to freedom of religion हमें ये बताते हैं कि किसी भी particular religion को preference नहीं देते हैं over the other. So this is the essence of right to freedom of religion. Next is cultural and educational rights. This right protect the right of the minorities. यानी इस right के द्वारा जो minorities होते हैं उनके rights को protection मिलते हैं. Every community has the right to protect its own language, script and culture. It also recognizes the right of such group of people to establish and administer the educational institution of its own. यानी under this right it give provision to us. ये हमें ये प्रोविजन देते हैं कि हम अपनी कल्चर प्रमोट करने के लिए हम अपने हिसाब से यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं ताकि हम अपनी स्क्रिप्ट और कल्चर को बढ़ावा दे सकें. ये है importance cultural and educational rights का. Last is right to constitutional remedies. So it is the most important right. Last में आते हैं right to constitutional remedies. It is not enough to give right to citizen. It is equally important to see that our rights are respected and protected by the government. देखो मतलब कोई भी स्टेट हो, मतलब स्टेट अगर किसी सिटीजन्स को कोई राइट देते हैं तो इस राइट देना ही काफ़ी नहीं है. तो साथ ही साथ इनको ये भी चेक करना है कि क्या ये राइट्स की प्रोटेक्शन है. इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू सी दैट आवर राइट्स आर रेस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट. यानी हमारी गवर्नमेंट को हमारे राइट्स की प्रोटेक्शन भी देनी चाहिए और इनकी रेस्पेक्ट भी होनी चाहिए. What can a citizen do? He or she is not allowed to enjoy the fundamental rights. यानी अगर एक सिटीजन को अपना फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते हैं तो वो क्या कर सकते हैं. If a government use power unjustly against citizens without reason,
यानी अगर कोई भी स्टेट किसी भी सिटीजन्स की राइट्स को लेके वो अनजस्टली उसके साथ ट्रीट या बिहेव करते हैं, तो द कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरी सिटीजन द राइट टू गो टू द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू गेट हिज हर फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स। तो वो सिटीजन अपनी मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें वो डायरेक्टली रिट फाइल कर सकते हैं, सो दैट ही कैन एंजॉय हिज फंडामेंटल राइट। मतलब अपनी फंडामेंटल राइट को वो रिज्यूम करने के लिए ही कैन अप्रोच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यानी अपनी राइट्स को वो रिज्यूम करने के लिए, अचीव करने के लिए वो जुडिशरी का सहारा ले सकते हैं। सो दीज आर द 6 फंडामेंटल राइट्स विच इज़ गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये था फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने पढ़ा और इसमें फंडामेंटल राइट्स और इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। विदाउट फंडामेंटल राइट्स मतलब कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी सिटीज़न, यानी वो एक डिग्निफाइड तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं सकता है। और अगर हम ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करें, यानी विदाउट फंडामेंटल राइट्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल के लिए फंडामेंटल राइट्स का होना बहुत ज़रूरी है। सो आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। थैंक यू।